हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिशा सक्सेना और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6th क्लास के एनसीईआरटी का 5th चैप्टर जिसका नाम है पंचायती राज। पंचायती राज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है इन पार्ट 9 शेड्यूल 11 में। इसके जो आर्टिकल्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 243 से लेके 243 ओ तक, 243 से 243 ओ। इसमें सारे प्रोविजंस की बात करें पंचायती राज के बारे में, हमने इससे पहले देखा था कि हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 लेवल की गवर्नमेंट थी, एक थी सेंट्रल लेवल पे और एक थी स्टेट लेवल पे। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि हमें विलेज लेवल पे भी कोई गवर्नमेंट लानी है, कोई पंचायती राज का प्रोविज़न लाना है। 1946 में जब हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, वो हमारा पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने वाली थी, तब उनने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं डाला पंचायती राज का। महात्मा गांधी, फादर ऑफ आवर नेशन, वो हमेशा चाहते थे कि विलेज लेवल पे भी पंचायती राज आए, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आए ग्रास रूट लेवल पे, जिससे वो अपने डेवलपमेंट के लिए काम कर पाए। महात्मा गांधी उसके अगेंस्ट थे एक चीज़ के कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ही का जो फॉर्म है वो विलेजेस पे लागू ना हो, क्योंकि उससे क्या होगा, सिर्फ कुछ लोग को रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा उसमें हर किसी की एक वॉइस नहीं आएगी, हर किसी को अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं करने को मिलेगा। वो चाहते थे कि ग्रास रूट लेवल पे भी एक गवर्नमेंट आए जिससे वो अपने आप को पूरी तरीके से डेवलप कर पाएँ, अपनी जो बातें हैं वो रख पाएँ सामने। इसलिए वो हमेशा चाहते थे कि एक पंचायती राज का कॉन्सेप्ट आए। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहला कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, तब उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया उनने पंचायती राज का। महात्मा गांधी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। वो चाहते थे हमेशा से कि ग्रास रूट लेवल पे भी कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पावर का। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब हम एक पावर को या कंट्रोल को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं हर छोटे छोटे लेवल पे, जिससे जो बर्डन है एक ही किसी के पास ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन का सारा पावर किसी एक के पास ना हो, बल्कि सबके पास हो, सब लोग अपने हिसाब से उसमें डेवलपमेंट के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए काम कर पाएँ। तो चाहते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन हो पावर का, पंचायती राज आए। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950 में, उसमें एक ही प्रोविज़न दिया इनने पंचायती राज का, पार्ट 4 में मेंशन कर दिया उनने पंचायती राज का पार्ट 4 में। पार्ट 4 क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि बात करता है डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उनने पंचायती राज का प्रोविज़न तो दे दिया, लेकिन किस में दिया, पार्ट 4 में दिया, जो कि बात करता है डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, वो ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता स्टेट गवर्नमेंट पे कि हाँ उन्हें इस प्रोविज़न में जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको लागू करना ही करना है, बल्कि उन्हें अपने दिमाग में वो सारी बातें रखनी है। जब भी वो कोई लॉ बना रहे हैं तो उन्हें ये सारे मेजर्स को ध्यान रख के बनाना होता है। बट ये इनके जो आर्टिकल्स हैं वो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर हैं, यानी कि अगर हमें ऐसा कोई लग रहा है कि हमें इस आर्टिकल से रिलेटेड मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है पार्ट 4 में, लेकिन हमें उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल रहा है या उस चीज़ पे कोई लॉ नहीं बन रहा, तो हम कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते, क्योंकि कौन से फॉर्म का है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर में है। तो ये स्टेट की मर्ज़ी पे होता है कि अगर उन्हें करना है तो वो कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं कर सकते। तो इसमें मेंशन कर दिया था आर्टिकल 40 में, उनने पंचायती राज की बात तो रख दी थी। महात्मा गांधी कहीं ना कहीं तक खुश थे कि ठीक है, एटलीस्ट पंचायती राज का प्रोविज़न तो आया, भले वो इस डीपीएसपी में आया, बट आया। वो चाहते थे इसका और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, हर किसी को एटलीस्ट इसका फ़ायदा मिले। तो इसके लिए बहुत स्ट्रगल हुए थे। तो अब हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या था कि कैसे हमारे यहाँ पे पंचायती राज आई, प्रॉपरली कैसे आई। तो 1952 जवाहरलाल नेहरू इस टाइम पे हमारे पीएम थे, तो इनने एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था। इसमें ये था कि वो प्रॉपरली हर एक कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, प्रोविजंस देंगे कि इस कम्युनिटी के लिए हमें ये लॉ लाना चाहिए, या इस कम्युनिटी के लिए ये रिकमेंडेशन उनने दे दी कि हमें ऐसा कुछ काम करना चाहिए। ये कमेटी वो काम कर रही थी, लेकिन ये जो कमेटी थी, दिस प्रोग्राम वॉज कम्प्लीटली फेल्ड बिकॉज ऑफ करप्शन। द ब्यूरोक्रेसी वॉज गेटिंग मनी फॉर रूरल डेवलपमेंट, बट इट वॉज नेवर यूज फॉर दैट पर्पज़। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वालों को पैसा मिल रहा था कि आपको इस पैसे से
उस गांव का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, बट वो ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही थी कि वो पैसे को सिर्फ अपने लिए ही यूज़ कर रही थी एज अ करप्ट वे। वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा चल रहा था। जो रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसे आ रहे थे वो उसमें ना लगते हुए वो उनके पर्सनल लग्जरी लाइफ के लिए, अपने पर्सनल चीज़ों के लिए पैसा जा रहा था। तो ये पूरा जो प्रोग्राम था वो कम्प्लीटली फेल हो गया था। 1953 में एक नेशनल एक्सटेंशन सर्विस भी आई थी। तो ये जो 1952 का और 1953 के जो प्रोग्राम थे इनको रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, बलवंत राय मेहता कमेटी। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1957। 1957 में कौन सी कमेटी आई? बलवंत राय मेहता कमेटी। इन देयर रिपोर्ट दे मेंशन देयर इज अ नीड फॉर पंचायती राज एट लोकल लेवल। बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी इन दोनों को रिव्यू करने के लिए। तो जो बलवंत राय मेहता ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सेम ईयर ही प्रेजेंट करी और उसमें उन्होंने रिकमेंड किया कि हमें जो है पंचायती राज लाना चाहिए लोकल लेवल पे, उनका डेवलपमेंट करने के लिए वो ज़्यादा बेटर होगा रैदर देन दिस प्रोग्राम। अगर हम पंचायती राज का वहाँ पे प्रोविज़न ला देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उनने एक और चीज़ रिकमेंड की कि यहाँ पे होना चाहिए 3 टायर लेवल, यानी कि 3 लेवल के पंचायती राज आने चाहिए। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पे है पंचायत समिति और विलेज लेवल पे है ग्राम पंचायत। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है? जिला परिषद आए, ब्लॉक लेवल पे आए पंचायत समिति और विलेज लेवल पे आए ग्राम पंचायत। उन्हें 3 लेवल बता दिए कि हमारे यहाँ पे ये 3 लेवल आएंगे तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होगा रूरल एरियाज़ का। अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। ये एक जैसे कि पूरा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें छोटे छोटे कुछ गांव हैं। इन गांव को ऐसे ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया जिससे जो है इनका एडमिनिस्ट्रेशन हम प्रॉपरली कर पाएँ। तो ये पूरा तो हो गया डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे क्या चलेगा? ज़िला परिषद। डिस्ट्रिक्ट पे क्या आ गया? ज़िला परिषद आ गया। और ये जो इनने ब्लॉक बनाए कि एडमिनिस्ट्रेशन हम प्रॉपरली कर पाएँ, तो यहाँ पे रहती थी ब्लॉक पे पंचायत समिति। और ये जो विलेजेस हैं, हर विलेज में एक रहती थी ग्राम पंचायत। इनके एडमिनिस्ट्रेशन को इनको ऐसे डिवाइड कर दिया गया था कि हर किसी पे, किसी एक उस पे ही ज़्यादा वर्कलोड ना है और हर किसी का डेवलपमेंट इक्वली चले। फिर आई 1958 पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और उनने एक्सेप्ट कर ली थी सारी रिकमेंडेशन जो कि बलवंत राय मेहता ने दी थी, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थी कि 3 लेवल पे आएंगी, यानी कि तीनों जो लेवल हैं हमने डिवाइड किया एक डिस्ट्रिक्ट को, बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे चल सकता है। तो वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली गई 1958 में। किस काउंसिल ने करी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने। On 2nd October 1959, राजस्थान was the first state to officially start पंचायती राज। फर्स्ट टाइम जो पंचायती राज ऑफिशियली आया था वो आया था 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान में। राजस्थान ने ऑप्ट कर लिया था पंचायती राज को, पहला ऐसा स्टेट था जिसने पंचायती राज को लागू किया था। किस डेट पे किया था? 2 अक्टूबर 1959। कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पहला आया था? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। इनने 3 टायर्स लेवल का स्टार्ट कर दिया था पंचायती राज नागौर डिस्ट्रिक्ट में। फिर आई 1977 में अशोक मेहता कमेटी। उस टाइम पे इतनी सारी कमेटियाँ इसलिए बन रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं हम एकदम प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा था, पंचायती राज से बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो उस चीज़ को रिव्यू करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हर थोड़े टाइम में एक कमेटी बना दी जाती थी। तो 1957 में, ईयर सबके इम्पॉर्टेंट है, 1957 में अशोक मेहता कमेटी ही रिकमेंडेड 2 टायर सिस्टम प्लेस ऑफ 3 टायर। अशोक मेहता कमेटी ने बोला कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला है ना कि हम 3 लेवल की जगह हम उसको हटा देते 3 लेवल को और ले आते सिर्फ 2 लेवल, जिला परिषद ले आते और पंचायत समिति ले आते। उनने ग्राम पंचायत का जो प्रोविज़न था वो हटा ही दिया। उनने बोला कि हम 3 की जगह 2 रखेंगे सिर्फ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिला परिषद और पंचायत समिति। उन्होंने ग्राम पंचायत का लेवल ही हटा दिया जो कि विलेजेस पे था। लेकिन इनकी जो रिकमेंडेशंस थी वो एक्सेप्टेबल नहीं थी क्योंकि कोई कहीं से थोड़ी प्रैक्टिकल टाइप ऑफ नहीं लग रही थी।
तो इनको रिजेक्ट कर दिया था इनकी रिकमेंड। इनने काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी थी, हम उनको काफ़ी डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक बेसिक देख रहे हैं कि कैसे हमारे यहाँ पे पंचायती राज आया था। 1978 में आई थी दंतवाला कमेटी, 1984 में आई थी हनुमंता राव कमेटी, 1985 में आई GVK राव कमेटी, फिर 1986 में आई LM सिंघवी कमेटी। इनने बोला कि हमें ग्राम पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन दे देना चाहिए, यानी कि इसको हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर देना चाहिए। इस दर पे एक न्याय पंचायत लानी चाहिए, जुडिशरी का फॉर्म। फिर जुडिशियल ट्राइब्यूनल, एक जुडिशियल ट्राइब्यूनल भी वहाँ पे रखनी चाहिए, जिससे जो भी इलेक्शंस हो रहे पंचायती राज में, ऑब्वियसली बात है अगर कहीं इलेक्शन हो रहे हैं या कोई भी चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है तो डिस्प्यूट्स तो अराइज होंगे। तो अगर कोई इलेक्शन से डिस्प्यूट हो रहा है तो एक जुडिशियल ट्राइब्यूनल क्रिएट होनी चाहिए जिससे वो उन चीज़ को रिजॉल्व कर पाए। फिर आई 1988 में थुंगॉन कमेटी। इनने रिकमेंडेशंस दी कि 3 टायर सिस्टम ये हैं जो बलवंत राय ने बताए थे, वही सिस्टम्स आने चाहिए वापस से। 5 ईयर टेन्योर हो और रिजर्वेशन हो सीट्स का फॉर वुमेन। थुंगॉन कमेटी ने बोला कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, ना कि 2, जो कि अशोक मेहता कमेटी ने बताया था। और यहाँ पे होना चाहिए 5 ईयर का टेन्योर। फिक्स कर दो टेन्योर कि जो भी आ रहा है, जो भी मेंबर इलेक्ट हो रहा है वो सिर्फ 5 साल के रहेगा, उसके बाद वापस से हम री इलेक्शन करवाएंगे, जिससे लोगों को अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी। इलेक्शन हमारी एक स्ट्रेंथ होती है जहाँ पे पीपल को ये रहता है कि हाँ हम हमारी पावर यूज़ कर सकते हैं और एक नई पावर को ला सकते हैं। कोई नया ऐसा इंसान ले आए जो कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा प्रॉपर कर सके। कोई ए पार्टी अगर हमारा नहीं कर रही है तो हम बी को ले आए, वो चीज़ हो गई। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन, इनने बोला कि अब रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन भी होना चाहिए। पहले था कि कोई वुमेन ऐसा प्रोविज़न नहीं था कि वुमेन्स को रखना ही है ग्राम पंचायत की कमेटी में या उनका मेंबर होना ही चाहिए, उनने ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन थुंगॉन कमेटी ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो वुमेन की आवाज़ भी आएगी, वुमेन का जो है कि उन्हें क्या चाहिए वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट हो पाएगा, वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन क्लियरली हो पाएगी और अच्छे से हम बता पाएंगे, उनके लिए सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। 1/3 उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, यानी कि 1/3 सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए वुमेन्स के लिए। फिर आई 1988 में ही गडगिल कमेटी आई। 1988 में थुंगॉन कमेटी आई थी एंड इन द सेम ईयर गडगिल कमेटी वॉज केम। इनने भी यही कहा कि 3 ईयर सिस्टम होना चाहिए, 5 ईयर का टेन्योर फिक्स कर दो और डायरेक्ट इलेक्शन हो मेंबर्स के। डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि हम पब्लिक के पास पावर होती है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें। रिजर्वेशन ऑफ सीट, स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड पावर ऑफ टैक्सेशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन उधर पे एक फॉर्म हो और पावर ऑफ टैक्सेशन यानी कि गांव में ही एक पावर ऑफ टैक्सेशन उन्हें दे दी जाए, जिससे वो प्रॉपरली टैक्स अपना कलेक्ट कर पाए, उस कलेक्टेड टैक्स को प्रॉपरली उनके विलेज डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर पाएँ। एक वहाँ पे इवन स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दी गई थी बाय आर्टिकल 243 के। हमारे यहाँ पे जैसे नेशनल इलेक्शन कमीशन है जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं या जो कंडक्ट करवाते हैं हमारे इलेक्शन, सेंटर और स्टेट के नेशनल इलेक्शन कमीशन उनका बर्डन कम करने के लिए उनने एक बना दिया स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि देख रहा था इलेक्शन को पंचायती राज के। ये कौन से आर्टिकल से आया था? आर्टिकल 243 के। और जो इनके मेंबर से जो कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर था वो अपॉइंट कर रहा था गवर्नर। ये पावर किसकी थी? गवर्नर की, टू अपॉइंट अ चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये हमने देखे कि क्या क्या फीचर्स थे, कैसे कैसे कमिटीज़ हैं, उनने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए। अब पहले हम लोगों ने क्यों नहीं माना कि हमें यहाँ पे जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आई थी तो उनने ये चीज़ सही क्यों नहीं समझी कि हाँ हमें पंचायती राज चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ पे जब 1947 में हम फ्री हुए थे, फ्रीडम हुई थी हमारी इंडिया की, तो हम लोग के पास रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं थे। रिसोर्सेज की बहुत कमी थी कि हम लोग इलेक्शन करवा पाएँ इतने बड़े लेवल पे कि वहाँ के लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन, मतलब पंचायती राज ला पाए, वहाँ पे इलेक्शन करवा पाए। बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है, वो हमारे पास नहीं था। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी इलिटरेसी थी, एजुकेशन इतनी अच्छी थी नहीं,
बहुत कम लोग थे जो एजुकेटेड थे, एजुकेशन बहुत कम थी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे थी। अब हमारे पास जब इतनी ऑलरेडी प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे यहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, जब हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है मेनली अभी, तो हम लोग कैसे पंचायती राज को लाएं? तो ये भी एक चीज़ सोचने की थी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, उनने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, इसलिए उनका ये था कि पहले हम इन चीज़ों पे ध्यान दे लें, इन चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा लें, फिर हम आगे जाके पंचायती राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक प्रोविज़न देंगे या वहाँ पे भी इलेक्शन कंडक्ट करवा पाएंगे। तभी, क्योंकि जब हम एजुकेशन दे पाएंगे लोगों को, तभी हम लोग उनको अवेयर करेंगे कि हाँ आपको वोट करना है, आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगी तो पॉवर्टी लेवल कम होगा, डेवलपमेंट हमारे इंडिया का उस टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले उन लोग का ये था कि पहले हम इन प्रॉब्लम पे तो कर लें, सब चीज़ें सॉल्व कर ले, सब बेसिस नॉर्मल ले आए, जितना ब्लंडर चल रहा है हमारे भी इंडिया में उसको सॉल्व कर लें। हमारे यहाँ पे जो ये हमने देख लिया किस किस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए, कैसे कैसे दिए। फिर हमारे यहाँ पे पंचायती राज एक्सेप्ट कर लिया गया और ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। 1992 में जो था पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन दे दिया गया और ये हमारे यहाँ पे ऐड हो गया था पार्ट 9 में, शेड्यूल 11 में इसको एक वो दे दिया। ये जब लागू हुआ था, मतलब ये ऐड तो 1992 में हो गया था, लेकिन पंचायती राज हमारे यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1993 से। अब बेसिक फीचर्स देख लेते हैं इसके, इस अमेंडमेंट से क्या आए थे। तो एक तो हमने देख लिया कि रिजर्वेशन है वुमेन्स के लिए, SC/ST के लिए भी रिजर्वेशन है, SC/ST के लिए है रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। इनकी रिजर्वेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। रिजर्वेशन ऑफ वुमेन 1/3 रिजर्व थी उनके लिए सीट्स, ठीक है। और इनने कर दिया कि यहाँ पे हो स्टेट फाइनेंस कमीशन हो, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो, इन्हें ये फीचर्स बता दिए कि ये होने चाहिए। तो अब हमारे यहाँ पे दो लेवल की जगह 3 लेवल की गवर्नमेंट आ गई, सेंटर पे भी आ गई, स्टेट पे भी आ गई और एक आ गई लोकल लेवल पे। लोकल लेवल पे यानी कि पंचायती राज किस अमेंडमेंट से आई? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। हमने इसके फीचर्स देख लिए कि टेन्योर इनका फिक्स कर दिया गया, वुमेन्स के लिए सीट्स रिजर्व कर दी, SC/ST के लिए सीट रिजर्व कर दी, स्टेट फाइनेंस कमीशन ले आए, स्टेट इलेक्शन कमीशन ले आए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि पंचायती राज के में क्या क्या होता है। ग्राम सभा, द ग्राम सभा इज अ गैदरिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स लिविंग इन एरिया ऑफ पंचायत। इट मे हैव ओनली 1 विलेज और मोर देन 1 विलेज। ग्राम सभा क्या होती है? जब गांव के जो एडल्ट लोग होते हैं, एडल्ट लिविंग, वो मिलते हैं और बातचीत करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो वो होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा एक चीज़ और कि ग्राम सभा में ऐसा नहीं है कि अगर गांव में जो भी, मतलब क्या पता वहाँ पे दूसरे विलेज के लोग रहने आ रहे हों या कोई पढ़ाई करने के लिए या रिसर्च करने के लिए वहाँ के इसलिए आया हो, बड़ा हो, एडल्ट हो, तो उसको भी हम उस मेंबर में नहीं काउंट करेंगे अगर वो वहाँ के रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। क्या है? रजिस्टर्ड वोटर्स हैं तो ही वो ग्राम सभा की मीटिंग अटेंड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर कोई वहाँ पे जो भी बड़ा है वो सब बैठ रहे, उसके मेंबर बन रहे, नहीं। जो रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे उस घर के, उस विलेज के, वही करेंगे। होता है बहुत बार कि हमारी फैमिलीज़ में रिलेटिव्स आ गए, क्या हम उन्हें भी इंक्लूड करेंगे? नहीं, वो तो कुछ दिन के लिए आए हैं। कुछ बगल के विलेज, आजू बाजू के विलेजेस के लोग आ गए हैं वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रहने के लिए, हम उनको भी ऐड करेंगे? नहीं। अगर वो वहाँ के रजिस्टर्ड वोटर्स नहीं हैं तो हम उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे उन ग्राम सभा के मेंबर्स में या मीटिंग्स में। अब ग्राम सभा का जो है उसमें या तो एक विलेज भी हो सकता है या एक से ज़्यादा विलेज भी हो सकते हैं। अब वहाँ की अगर पॉपुलेशन कम है तो हम उस एक विलेज को दूसरे विलेज से मर्ज कर दिया, तो
बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है उधर पे, तो हम उसको एक ही ग्राम सभा रहने देंगे वहाँ की। और अगर छोटे छोटे विलेजेस हैं यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, तो इनकी मिला के एक ग्राम सभा कर देंगे। इन एवरी स्टेट द ग्राम सभा मीटिंग ऑफ ईच विलेज इज डिफरेंट। अब हर विलेज की ग्राम सभा की मीटिंग अलग होती है। कहीं पे शायद कम्युनिटी हॉल्स हों, जैसे आजकल हर विलेज में बन रहे हैं कम्युनिटी हॉल्स, वहाँ पे शायद एसी हो, फैंस हो, एकदम प्रॉपर फंक्शनरी हो, वहाँ पे मतलब चीज़ें हों, सारी नेसेसिटी हो, वहाँ पे मीटिंग चल रही है। कहीं पे खेतों पे चल रही है, पेड़ों के नीचे चल रही है, खुले उसमें चल रही। तो ये हर विलेज पे डिफरेंट रहेगी ग्राम सभा की मीटिंग। एनी पर्सन हु इज़ 18 years of age or above who has the right to vote and whose name in the electoral list of village is a member of ग्राम सभा। हमने देख लिया कि ग्राम सभा का सिर्फ वही मेंबर बनते हैं जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है कि जिनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में होगा उस विलेज के, वही मेंबर बनेंगे ग्राम सभा के। अब 18+ के बाद ही हमें वोटिंग राइट मिलता है, तो उसी के बाद हमारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में आएगा, तभी हम इंक्लूड हो सकते हैं मेंबर ऑफ ग्राम सभा में। अ ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। ईच वार्ड ओके, तो ग्राम सभा जो है वो हर, ये एक विलेज है, जैसे ये एक विलेज है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनने क्या किया, ऐसे छोटे छोटे इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है ना कि हम हमारे उसको स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, इफ़ेक्टिव हो जाए। वैसे ही वो लोग भी विलेजेस को डिवाइड कर देते हैं एज अ वार्ड। ये एक वार्ड हो गया, ये सेकेंड वार्ड हो गया, थर्ड वार्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ये सारे वार्ड्स बन गए छोटे छोटे। तो इन सब वार्ड पे एक एक पंच होगा, मतलब इनका कौन, हम यहाँ पे वार्ड पे हेड कौन होगा, पंच होगा। और ये जब पूरा होगा ग्राम सभा का, इसका हेड होगा सरपंच। वार्ड पे होता है पंच और सरपंच होता है जो कि पूरे ग्राम सभा का हेड होता है। ईच वार्ड चूजेज इट्स ओन रिप्रेजेंटेटिव। ईच वार्ड चूज करता है अपने ओन रिप्रेजेंटेटिव को। विद दिस एरिया टुगेदर चूज सरपंच, हेड ऑफ पंचायत। सरपंच कौन है, हेड ऑफ पंचायत है। ये पूरे का जो भी हेड होगा उसे सरपंच कहते हैं। द टाइम पीरियड इज़ 5 years। हमने देख लिया था कि पंचायती राज में उन्होंने टाइम पीरियड फिक्स कर लिया था 5 साल। 5 साल बाद फिर से री इलेक्शंस होंगे। देयर इज़ अ सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत हु इज़ ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। वहाँ पे एक सेक्रेटरी की पोस्ट भी ला देते हैं सरपंच और पंच के अलावा। सेक्रेटरी जो होते हैं ये होते हैं एजुकेटेड होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट। सेक्रेटरी इज़ नॉट इलेक्टेड, ये इलेक्टेड नहीं होते हैं बल्कि अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। ये क्यों अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि अब इतनी एजुकेशन शायद विलेजेस में ना हो, हर सरपंच या पंच को इतनी नॉलेज नहीं हो टेक्निकलिटी की, तो जितने भी टेक्निकल वो होते हैं, इश्यूज़ होते हैं या कोई ऐसी गवर्नमेंट की लॉ आ रही है उसका हमें प्रॉपर बेनिफिट लेना है, तो सेक्रेटरी उनको हेल्प करता है। तो सेक्रेटरी जो है वो ग्राम सभा का भी होता है और ग्राम पंचायत का भी होता है। ये एजुकेटेड होते हैं, ये इनको हेल्प करने के लिए आते हैं कि ये अपनी जो काम है और ज़्यादा इफेक्टिवली कर पाएँ। द जॉब ऑफ सेक्रेटरी इज़ टू कॉल अ मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस एंड डिसीजंस दैट टेकन प्लेस। तो सेक्रेटरी क्या करता है कि वो मीटिंग बुलाता है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की टाइम टू टाइम, जिससे जो भी डिसीजंस हैं वो ले पाए इजीली, और वो जो भी डिसीजन आया है वो उनको अगर सेंटर पे या स्टेट पे उन्हें प्रेजेंट करना है तो उसका रिकॉर्ड भी क्रिएट करते हैं, जो भी डिस्कशन या डिसीजन लिया गया है उस टाइम पे। ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली, इनकी मीटिंग्स रेगुलरली की जाती है। कौन कर बुला रहा है मीटिंग्स को, सेक्रेटरी। His main job is to implement the development program in the village coming in his area। ग्राम पंचायत का मेन काम क्या होता है, तो कि वो क्या करे, ऐसे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करे विलेजेस में जो कि उनके डेवलपमेंट के लिए हो। इन द विलेज कमिंग इन हिज एरिया, जितने भी विलेजेस इसके अंडर आ रहे हैं ग्राम पंचायत के, उसको उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज, लॉज या रूल्स लेके आने होंगे। ग्राम सभा ओनली अप्रूव्स द वर्क ऑफ पंचायत।
ग्राम सभा जो है अप्रूव करती है पंचायत के काम को। लेकिन जो हमारे यहाँ पे क्या होता है, विलेजेस इतने लोग अवेयर नहीं हैं ग्राम सभा की पावर को लेके। ग्राम पंचायत वाले क्या करते हैं कि ऐसे कुछ भी आया, कोई भी मतलब उनने बोला कि हमें यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगवानी है या कोई पंप लगवाना है, पाइप लगवाना है, वाटर लाइन, तो वो अपने पहले पंचायत की बस मीटिंग बैठा लेंगे उनके मेंबर की और ये अप्रूव करवा देंगे लॉ। और फिर जो भी है जो उनके आसपास के ग्राम सभा के मेंबर होंगे उनसे साइन करवा लेंगे फेक कि हाँ, और लोगों को बता देंगे हाँ उनकी मीटिंग हुई थी। लेकिन लोगों को ये नॉलेज ही नहीं है कि उनकी मीटिंग कब हुई है, ग्राम सभा वालों की कब उनने ये डिसीजन पे एग्री किया। ग्राम पंचायत वाले ऐसे मैनिपुलेट कर देते हैं लोगों को। उनने कह दिया हाँ ग्राम सभा की मीटिंग तो हुई थी, उनने हमें अप्रूव कर दिया काम के लिए, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। जो ग्राम सभा है ना वही अप्रूव करता है पंचायत को फाइनेंस के लिए। जितना भी अगर पंचायत को पैसा चाहिए ना काम के लिए तो वो भी ग्राम सभा ही अप्रूव करेगा तभी उन्हें मिलेगा। तो पंचायत क्या करता है कि हमने इनकी मीटिंग हुई थी, इनने हमारे बिल पे हाँ बोल दिया, अब ये हमें इतना पैसा देंगे। और ये पैसा जाता कहाँ है, एज अ करप्शन। वो एज अपने डेवलपमेंट के लिए वो वापस ले लेते हैं उस चीज़ को, ना कि विलेज के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे भी करप्शन की प्रैक्टिसेस काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। इन सम स्टेट्स ग्राम सभा फॉर्म कमिटीज़ टू गेट वर्क डन, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन कमिटी। कुछ स्टेट में क्या करती है, ग्राम सभा एक कमिटी बैठा देती है कि ये जो पर्टिकुलर कमिटी है ये काम करेगी। ऐसे 50 लोग की एक कमेटी बना दी, 10 लोग की एक कमेटी बना दी, 20 लोग की एक कमेटी बना दी। ऐसे छोटी छोटी कमिटीज़ बना देंगे कि ये वाला काम करेंगे, ऐसे स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया है, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कमेटी। इनने बोल दिया कि कंस्ट्रक्शन कमेटी कोई हॉल बनाएगी, कमेटी हॉल बनाएगी, या वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लाएगी, या वहाँ पे जो स्कूल की बिल्डिंग है उन्हें प्रॉपर मेंटेन करेगी, ऐसा उन्होंने बोल दिया। Suppose if community center building is to be built in the village, then this work will be done by the construction committee. Community center building बननी है तो ये कौन काम करेगा इस चीज़ को लेके, कंस्ट्रक्शन कमेटी करेगी। Some members in these committees are from the ग्राम सभा and some from the ग्राम पंचायत। ये जो committees बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन कमेटी हो गई या सैनिटेशन कमेटी हो गई, वहाँ पे ये कोई सी भी कमेटी जो बना रहे हैं उसमें कुछ मेंबर ग्राम सभा के भी होंगे, कुछ मेंबर ग्राम पंचायत के भी होंगे। These two work together for the development of the village। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत एक होके वर्क करते हैं विलेज के डेवलपमेंट के लिए। उनका बेसिक पर्पस ये है कि उन्हें विलेज का डेवलपमेंट करना है, उन्हें ग्रो करवाना है। द फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत आर टू कंस्ट्रक्ट। अब जो बेसिक फंक्शन है, मतलब मेन फंक्शन हम बोल सकते हैं ग्राम पंचायत का क्या है, आर टू कंस्ट्रक्ट, मेंटेन रोड्स, ड्रेन्स, कंस्ट्रक्ट करना है, मेंटेन करना है रोड्स को, ड्रेन्स को, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, वाटर सोर्सेज एंड अदर पब्लिक यूज बिल्डिंग्स, लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस। अब इनका ये बेसिक फंक्शन हो जाता है। इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। उनका ये भी काम होता है कि वो जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है, कोई ऐसी स्कीम ला रही है जो इनके डेवलपमेंट के लिए हो, मेनली विलेजेस के, तो उनको वो इम्प्लीमेंट करें वहाँ पे प्रॉपरली, जिससे हर किसी को बेनिफिट मिले। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें अनस्किल्ड वर्कर्स को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कितने दिन का मिलता है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। ये या तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल में काम कर सकते हैं, रोड्स बना रहे हैं, या कोई यही जो कमेटी हॉल बन रहा था, कंस्ट्रक्शन कमेटी बना रही थी, उसमें शायद ये लोग इन्वॉल्व हों, तो ये यहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है 100 दिन का, उन्हें वेजेस मिलेंगे उस चीज़ को लेके। इससे उनका क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है उन्हें, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग हो रही है उनकी। और यहाँ पे शायद कोई गवर्नमेंट की स्कीम हो फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके कि इनका जो है बैंक में अकाउंट होना चाहिए, तो वो भी वो इम्प्लीमेंट कराएंगे कि हाँ हर किसी विलेजर्स को प्रॉपर उस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। तो ये ग्राम पंचायत का काम होता है कि वो इस चीज़ पे ध्यान रखे कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है उसका हर विलेजर को प्रॉपर बेनिफिट मिले।
मनरेगा का मिलेगा अगर किसी को भी, तो ऑब्वियसली उनका डेवलपमेंट होगा, उनका लेवल बढ़ेगा एक सोसाइटी में, उनकी थिंकिंग बदलेगी, उनका एजुकेशन में शायद वो बिलीव करने लगे कि हाँ अगर हम हमारे बच्चे को भी पढ़ाएंगे तो वो शायद कहीं अच्छी जगह स्किल्ड जॉब कर पाए, तो ये हेल्प करेगा। अब जो है ग्राम पंचायत को सोर्स ऑफ मनी क्या है इनका, तो ये या तो ना कुछ बहुत कम, या तो ये लोग टैक्स लगा देते हैं हाउसेस पे या पार्क पे, हाउसेस पे और पार्क्स पे बहुत कम टैक्स लगा देते हैं जिससे इनको पैसा मिलता है, लेकिन इन पे इतना कम टैक्स होता है कि एज सच ये कोई इनकम का सोर्स नहीं होता उनका, और हमें पता है कि इतना अगर काम करना है तो उसके लिए पैसा तो लगेगा। अब इतने पैसे इतने से उसका टैक्स में इतना सारा काम या इतना डेवलपमेंट का काम तो हो नहीं सकता। हमारा जो ग्राम पंचायत है ये हमारे किस में है, पार्ट शेड्यूल 11 में है, और इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, 29 सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड है। और इन 29 सब्जेक्ट्स को हम क्लियरली देखेंगे तो इसमें इतने सारे सोर्सेस हैं कि इनका पैसा बहुत ज़्यादा मिल सकता है इन लोग को, लेकिन ये स्टेट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो अपने हिसाब से यूज़ करती है उन पावर्स को। अगर वो चाहे तो वो बोल सकती है पंचायती राज को कि हाँ आप ये पर्टिकुलर स्कीम इससे पैसा ले सकते हैं, इस सब्जेक्ट से या इधर से पैसा ले सकते हैं, लेकिन ये उन पे डिपेंड करता है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि सोर्स ऑफ मनी इनका इतना नहीं है। तो ये कम्प्लीटली किस पे डिपेंड करते हैं, जो कि गवर्नमेंट है वहाँ से जो पैसा भेजती है ये लोग विलेज के डेवलपमेंट के लिए, उस पे लोग कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, या डोनेशंस पे। विलेजेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट का डोनेशन मिलता है ऑन फॉर एनी रिलीजियस पर्पस, या तो कोई मंदिर बनना है, कोई मस्जिद बननी है, इन सब चीज़ों के लिए अगर हम पैसा लेंगे तो पब्लिक बहुत ज़्यादा डोनेशंस देती है। तो ये भी इनका एक सोर्स हो जाता है कि इन डोनेशंस के थ्रू भी वो अपने डेवलपमेंट के लिए काम कर सकती है। तो हमने देख लिया उनका सोर्स ऑफ इनकम भी क्या है। अब बात करते हैं 3 लेवल ऑफ पंचायत। हमने देखा था बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या बताया था, रिकमेंड किया था कि हमारे यहाँ पे होनी चाहिए 3 लेवल की गवर्नमेंट लोकल लेवल पे। एक तो हो जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, और ग्राम पंचायत हो विलेज लेवल पे। उसने बता दिए थे कि 3 होने चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन होगा उनका। पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर गवर्नमेंट। पंचायती राज ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे पीपल पार्टिसिपेट करती है इन देयर गवर्नमेंट, जैसे वो इलेक्ट करती है, उनकी मीटिंग्स में बैठती है, तो ये उनके डेवलपमेंट के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पार्टिसिपेट कर रही है पीपल। ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन रूरल एरिया। ग्राम पंचायत जो है पहला लेवल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रूरल लेवल पे। ग्राम पंचायत, ठीक है, द ग्राम पंचायत इज अकाउंटेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज ओनली द पीपल ऑफ ग्राम सभा चूजेज इट। ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत अकाउंटेबल है ग्राम सभा को क्योंकि ग्राम सभा ही इनको चूज करती है। तो ये किसके लिए काम कर रहे हैं, ग्राम सभा के अकॉर्डिंग। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायत राज सिस्टम टेक्स प्लेस एट 2 more लेवल। आफ्टर ग्राम पंचायत द सेकेंड लेवल दैट इज डेवलपमेंट ब्लॉक। ब्लॉक लेवल पे क्या है, पंचायत समिति। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में डिस्ट्रिक्ट का क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है और विलेज क्या होता है। एक और बार देख लेते हैं, ये छोटे छोटे विलेजेस हैं यहाँ पे, ये इनका एक ब्लॉक होगा, इनका एक ब्लॉक होगा, इनका एक ब्लॉक होगा, और इन सब का जो हेड होगा वो होगा ज़िला परिषद, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये ज़िला परिषद, यहाँ पे क्या है, ये है ब्लॉक, ये ब्लॉक लेवल है, तो यहाँ पे क्या है, पंचायत समिति, और ये विलेजेस हैं छोटे छोटे, तो यहाँ पे है ग्राम पंचायत। ज़िला परिषद सबसे हेड होता है जो इन तीनों को देखता है, ब्लॉक लेवल पे भी देखता है, विलेजेस पे भी देखता है। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं जिला परिषद, एंड दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, द ब्लॉक एंड द विलेज लेवल। ये डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, जिला परिषद जो होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है।
पंचायत समिति कंसिस्ट ऑफ सेवरल ग्राम पंचायत. पंचायत समिति कंसिस्ट ऑफ सेवरल ग्राम पंचायत. वो पंचायत समिति कंसिस्ट ऑफ सेवरल ग्राम पंचायत. यहाँ पे अब छोटे छोटे विलेजेस है तो यहाँ पे बहुत सारे ग्राम पंचायत हैं, तो पंचायत समिति इनको भी देखती है. यहीं पे बोला है कि पंचायत समिति कंसिस्ट ऑफ सेवरल ग्राम पंचायत. द पंचायत समिति इज हेडेड बाय जिला पंचायत और जिला परिषद. पंचायत समिति को कौन हेड करता है? जिला पंचायत, यानी कि जिला परिषद जो कि होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. दिस इज थर्ड लेवल. द जिला परिषद मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. सबसे ऊपर जो होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि हेड करता है जिला परिषद. With the help of Panchayat Samiti, the Zilla Parishad arrange for the disbursement of the allocated amount in all the पंचायत. पंचायत समिति की हेल्प से ज़िला परिषद अरेंज करता है जो भी अमाउंट अलोकेट करना है उन्हें पंचायत को, कि पंचायत उन अमाउंट से उनकी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर पाए, उनके कंस्ट्रक्शन में लगा पाए, या लोगों के लिए कोई पॉलिसीज़ लेके आए, तो वो उसमें वो देखते हैं. On the basis of directives given in the constitution, every state of the country has enacted laws related to पंचायत. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एवरी स्टेट हैज़ एनेक्टेड लॉज रिलेटेड टू पंचायत. हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर स्टेट को सेम लॉ फॉलो करना है पंचायती राज का. हर स्टेट अपने हिसाब से एनेक्ट कर सकता है उन लॉ को. उनने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक बता दिया कि आपको इतना तो बेसिक तो रखना ही है. बेसिक फीचर्स उनने बता दिए हैं कि आपको इतना तो फॉलो करना ही है. अगर आप इसको पॉजिटिव वे में चेंज कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसको और नेगेटिव या उसको कम नहीं कर सकते. तो ये हर स्टेट अपने हिसाब से कर सकता है. विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू पंचायत. द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर द पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइसेस. कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हर स्टेट अपने हिसाब से पंचायती राज से रिलेटेड कोई भी लॉज को लेके आ सकता है या उसमें चेंजेस कर सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव होने चाहिए. क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था क्या फीचर्स बता दिए थे उन्होंने कि यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन होगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन होगी, रिजर्वेशन होगा वुमेंस का 1/3. जैसे कि वुमेंस का रिजर्वेशन है 1/3 सीट्स का, 1/3 सीट्स रिजर्व्ड है वुमेन के लिए. तो कोई स्टेट अगर चाहे तो इसको बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि 1/3 से कम कर दे. बहुत स्टेट्स ने इसको 50% कर रखा है. वो इन सीट्स के रिजर्वेशन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनको कभी कम नहीं कर सकते. जो उन्हें बेसिक बता दिया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जो उनने बता दिया कि बेसिक चीज़ें हैं पंचायती राज की, वो तो हर स्टेट को फॉलो करनी ही पड़ेगी. अगर वो चाहे, कोई स्टेट चाहे कि एजुकेशन का एक वो होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर उसे पंचायत का मेंबर बनना है, तो कुछ स्टेट्स में है एजुकेशन का प्रोविज़न. क्योंकि अच्छी ही बात है, अगर एजुकेशन का क्वालिफिकेशन रखेंगे तो एजुकेटेड लोग आएंगे, तो उनकी थिंकिंग बहुत ब्रॉड होगी, बहुत ही इफ़ेक्टिव वाली होगी. तो ये हर स्टेट ने फॉलो नहीं किया है, लेकिन कुछ स्टेट अभी उनने रखा हुआ है कि उनकी क्वालिफिकेशन अगर इतनी है उनकी एजुकेशन, तो हर मेंबर के लिए अलग अलग, कि 8th क्लास 10th क्लास, उनने हर मेंबर की अलग अलग क्वालिफिकेशन बता रखी है. ये सिर्फ कुछ स्टेट में ही है. फिर कहीं पे बोल दिया कुछ स्टेट में कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो ही आप पंचायत में मेंबर बन सकते हैं. हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन एक वैसे ही बहुत बड़ा इशू है. हमारे पे ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें भी बहुत लोगों के जो चिल्ड्रन होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही नंबर पे होते हैं. तो कुछ स्टेट ने बोल दिया अगर आपके 2 चाइल्ड हैं तो ही आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें नहीं कंटेस्ट कर सकते, आप इसका मेंबर नहीं बन सकते अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं. तो ये भी कुछ स्टेट्स ने ही ये लॉ दे रखा है, अदरवाइज सबका ऐसा नहीं है कि उनने सब फॉलो कर रखे हैं. लेकिन जो बेसिक बता दिए हैं 73rd से, वो सारे तो हर किसी स्टेट को फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन वो अपने हिसाब से नया ला सकते हैं लॉ, लेकिन वो ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए. तो ये चैप्टर यहीं एंड होता है. अब इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑन द स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकते हैं कि किस कमेटी ने कौन सा रिकमेंडेशन दिया था, या बलवंत राय ने दिया था सेकंड, या अशोक मेहता ने सेकंड, 2 टायर का लेवल बताया था.
तो ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में वो उन कमेटियों के रिकमेंडेशंस का पूछ सकते हैं, या इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं, ये कि सेक्रेटरी इलेक्टेड होता है कि अपॉइंट किया जाता है, कौन अपॉइंट करता है, तो ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है एक। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं इस चैप्टर से। तो ये पंचायती राज यहीं पे एंड होता है। तो हमने देख लिया पंचायती राज का बैकग्राउंड क्या था, कैसे आया पंचायती राज, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इनका टैक्सेशन कैसे रहता है, सब हम चीज़ देख चुके। आई होप सो आई वॉज क्लियर विद माई एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच।